तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम मिस्टर कुमार और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ज्योग्राफी के विषय पर। ज्योग्राफी का विषय वह विषय सर लास्ट क्लासेस में अगर हम देखें जिसका योगदान आपकी यूपीपीसीएस, आरओ और एआरओ में आप देखोगे, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी उस जर्नी में ज्योग्राफी इज़ द इम्पोर्टेंट्स की। मतलब कि आप देखोगे अगर 150 क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ध्यान रखना 20 से 30-35 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं सर। इसके दो सेक्शन हैं महोदय ज्योग्राफी के, एक इसका पार्ट है 1 और इसका पार्ट है 2, और एक सेक्शन है आप देखोगे इसी का भाग है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। हालांकि उसको अलग विषय के रूप में जाना जाता है, लेकिन मैं कहूँगा वो भी पार्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे वो इसी का ही है। ठीक, इसमें एक तो आप पढ़ते हैं वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर, वर्ल्ड पर जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और एक इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक आप पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं। ये 3 आपको कॉमन सब्जेक्टों को पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और ये कवर करवाऊँगा मैं आपको इसी चैनल पर। आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब आवश्यक कर लेगा ताकि इससे जुड़े कंटेंट आपको मिल सकें। हमने आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर जो करंट अफेयर के लिए घटनासार है अर्धवार्षिक वाली, उसकी क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है, और ये 2024 को लेकर के ध्यान में है। मैं आपको एक और बात यहाँ पर हिंट्स के तौर पर बताना चाहता, अगर आपने PYQ वाली क्लास अगर ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिएगा। उसमें हम पिछले 5 वर्ष के जो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 2018 के पेपर पर चर्चा आपको कर लिया, अपलोड करा दिया गया है। उसके साथ साथ 2019 का जो पेपर है उसकी हमने एक पार्ट आपको जो 1 से 25 क्वेश्चन है वो अपलोड करा दिए गए हैं, और उसका एक पार्ट भी रिकॉर्ड कर लिया गया है जिसमें 25 से आप देखोगे आगे 150 तक क्वेश्चन है। इसमें केवल हमने PYQ में आपको बता दें, केवल ये PYQ सोल्व नहीं किए हैं, हमने इसमें ये भी स्ट्रेटजी तैयार की है कि सर आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर ले रहे हैं तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट हैं और कैसे क्वेश्चन ये आने की संभावना रहती है, वो सारे विषय आप मेरे कहने से ये 3 में सीरीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ। एक इसके PYQ, एक इसका रिवीजन, और एक करंट अफेयर में घटनासार। आपको इससे इतर जाकर के और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के लिए उसका रोल भी आप देखोगे सर ठीक ठाक है, हिंदी का रोल ठीक ठाक है सर। प्रीलिम्स में आप देखोगे अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं सर। कितने पेपर होते हैं? 2। पहला पेपर होता है GS 1 जिसमें आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें GS के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका GS 2 जो होता है सर, जिसको हम सेकंड पेपर कहते हैं, CSAT भी कहीं कहीं बच्चे इसको कहते हैं। ठीक है, अब इस CSAT में अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देखिएगा CSAT में अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछता है सर PCS। कितने क्वेश्चन पूछता है? 100 क्वेश्चन आपसे पूछता है। इस 100 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्या देखोगे, अगर इस 100 क्वेश्चन की अगर आप देखोगे, बात करोगे इस 100 क्वेश्चन की, तो महोदय इसमें लगभग आप देखोगे 20 से 25 क्वेश्चन प्योर हिंदी से आते हैं। किससे आते हैं? प्योर हिंदी से आते हैं। और हिंदी मैंने आपको बड़े अच्छे से इसका एक पार्ट नंबर मैंने कवर करवाया है, आपको बताया, उसमें इसका एनालिसिस मैंने किया है कि सर कौन से टॉपिक ज़रूरी हैं। लगभग मैंने आपसे 8 से 10 टॉपिक बताए हैं जिनको स्वयं आपके एजुकेशन बायर यही यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इतना कंटेंट आपको एक सीक्वेंस में, एक फॉर्मेट में मुझे लगता है किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकता है।
आपको बिखराव नज़र आएगा, बट यहाँ पर चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं। ठीक है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये ताकत आप कम मत होने दीजिएगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम पे छोड़ दीजिएगा, आप निश्चित ही कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करिएगा सर। तो चलिए समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। सर ये क्लाइमेटोलॉजी एक शब्द आपको दिख रहा है जलवायु विज्ञान। सर एक शब्द है इसमें जल प्लस वायु, क्या है सर? इसकी अगर संधि आप करोगे तो जल प्लस वायु से मिलकर बना है जलवायु। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज दिस क्लाइमेटोलॉजी, आइए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए महोदय, यहाँ पे आपको एक भाग दिखाई दे रहा होगा क्लाइमेटोलॉजी। अगर आपने इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो देखिए मैं एक पुंज बना देता हूँ। ठीक है, ये है एक पुंज, एक बड़ा पुंज बनाते हैं, एक छोटा पुंज, ये और एक और बना लेते हैं इसके चारों तरफ। ये है सर अर्थ, और इसमें जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ये है सर वायुमंडल। क्या है महोदय? ये आपका वायुमंडल दिख रहा है और ये वायु है सर। ठीक है, ये हवाओं का एक पुंज है जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैसें आपको मिलेंगी। यह है सर वायुमंडल, जो हमें चारों ओर से, इस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुआ है सर। यही क्या है? आपका वायुमंडल है। इट्स क्लियर या नो? ये विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है सर। ठीक है, अब इसी से हमें चीज़ों को समझ लेना है। इट्स क्लियर या नो? आइए सर देखते हैं क्या है समझाने के लिए। वायुमंडल मतलब आप देखोगे संगठन और इसकी संरचना। चूंकि पृथ्वी के ओर आप देखोगे पृथ्वी के चारों ओर से गैसों का एक आवरण घिरा हुआ है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया है। इट्स क्लियर? और यह तो घिरा हुआ है, परंतु सर ये रुका हुआ कैसे है, जरा ये भी तो बताइए। आप देखोगे पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ये इस पे काम करती है। इनके साथ साथ ये ग्रेविटी जो काम करती है और अन्य ग्रहों का लगने वाला जो बल होता है वो भी इस पे काम करता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी की ग्रेविटी के चलते पृथ्वी की ग्रेविटी के चलते आप देखोगे ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि वायुमंडल के कारण ही आप देखोगे ये पृथ्वी से बंधा हुआ है। इसी में आप देखोगे सभी जीव जंतु रहते हैं सर। जितने सभी के सभी जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण की एक लघु तरंगों में जिसमें परागम्य होता है, जबकि पार्थिविक विकिरण के रूप में यह दीर्घ तरंगों के लिए भी अपरागम्य होता है। स्पष्ट हुआ कि नहीं? इस प्रक्रिया के द्वारा ही एक कांच के घर में हम सब अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सर आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, आप देखिए कहीं भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों आप सर, कहीं भी आप अपने चारों तरफ देखिए सर, आपको किसी ऐसे पदार्थ ने, मैटर ने बांधा हुआ है, ऐसी गैसेस फॉर्मेट में है जो आपको दिख नहीं सकती परंतु महसूस हो सकती है। उसी को वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर है सर, और ये कांच के घर में जिसमें हम रह रहे हैं सर, एक तरीके से ये कांच के घर की तरह पृथ्वी के औसत तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये वायुमंडल करता है। अन्यथा प्रकाश आएगा और चला जाएगा, प्रकाश आएगा और चला जाएगा। लेकिन यही क्या काम करता है? यहाँ पर पृथ्वी को गर्म करता है और कूल करता है, हॉट करता है। क्योंकि वायुमंडल विभिन्न गैसों, इसमें क्या क्या शामिल होता है सर? इस वायुमंडल में
आप देखोगे इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस होती हैं। इसके अंदर एरोसोल है, इसके अंदर पीएम पार्टिकुलेट मैटर है, इसके अंदर आप देखोगे एटमॉस्फेयर, मतलब मैं कहूँगा आपसे इसके अंतर्गत और क्या है, जलवाष्प है सर। ये सबके सब क्या हैं, आपको इस वायुमंडल में नजर आएंगे। और इस वायुमंडल की अगर हम बात कर लें, इसके अगर हम अर्थ के पास की बात करें, ये मैं एक और पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। अगर हम इसके पास की बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक, इसके पास की बात करें, ये वाला जो एरिया है पास का, इसका एरिया ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया है सर, इस एरिया में जितनी भी गैस है, इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जितनी भी गैस है महोदय, इसकी अगर सघनता की बात कर लें तो सघनता इसकी ज़्यादा होती है। क्या होती है, इसकी जो सघनता है, इसकी सघनता अधिक होती है। जैसे जैसे इस अर्थ से आप ऊपर जाओगे, जैसे मैं आपको कहूँ ये अर्थ है, ठीक है, अब जो इसके आसपास का ये जो वायुमंडल है, ये जो इसके पास में है कुछ किलोमीटर तक का ये वाला, तो इसकी सघनता क्या होगी, इसकी सघनता आप देखोगे इसकी सघनता अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो इसकी सघनता कम होती चली जाती है। ऊपर वायु आप देखोगे विरल अवस्था में होती है, विरल अवस्था में होती है, वहाँ पर जो सघनता है वो कम हो जाती है। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया। चूंकि सघनता की मात्रा निचले भाग में अधिक होती है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे वायुमंडल की जो सघनता है वो भी कम होती चली जाती है, विरल होती चली जाती है। अगर वायुमंडल में देखें तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है सर, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आप देखोगे नाइट्रोजन है। 78% के आसपास आपको नाइट्रोजन मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो O2 मिलता है, ऑक्सीजन ये 21 पॉइंट कुछ % है, ठीक है, पृथ्वी के अर्थ पर, कॉन्टिनेंटल वाले क्षेत्र पर। परंतु आप देखोगे ये वाटर लेवल में अगर हम देखें तो यही सघनता क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, लगभग 22 के आसपास पहुंच जाती है, ठीक। इसके साथ साथ पृथ्वी पर जीवन का एक आधार प्रदान करने के लिए आपको गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत जरूर और महत्वपूर्ण होती है। 2019 में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। आप देखोगे वायुमंडल में जलवाष्प पृथ्वी की निचली परत से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है, जो ठीक ठाक उसकी सघनता की मात्रा है, ठीक ठाक मात्रा, जिसको क्षोभ मंडल वाले रीजन में आप कह सकते हैं। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी मात्रा नगण्य हो जाती है। वायुमंडल को गर्म रखने में जलवाष्प का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप कहोगे सर जलवाष्प का महत्वपूर्ण योगदान कैसे? इसका महत्वपूर्ण योगदान मिस्टर ऐसे है कि जो पृथ्वी की सरफेस पर वाटर है उसमें इवोपरेशन की प्रक्रिया होती है, जिनको जलवाष्पीकरण की प्रक्रिया हम कहते हैं। स्पष्ट हुआ? और ये जलवाष्प होने के चलते ये ऊपर उठता है और एक मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है। इस वायुमंडल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर के पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। मतलब ये हुआ कि जलवाष्प जब निचले वाले भागों में रहता है जहां पर इसकी सघनता अधिक होती है वायुमंडल की, तो उस क्षेत्र में आप देखोगे हॉट टेम्परेचर होता है। परंतु जैसे ही विरल वाले क्षेत्र में जाता है तो ये माइनस वाले क्षेत्र में चला जाता है, जिसके चलते आपको क्लाउड बनते हैं और पानी जो जलवाष्प के रूप में है वो क्लाउड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए क्लाउड के रूप में कन्वर्ट होने के चलते ये पृथ्वी के टेम्परेचर को
नियंत्रण में रखने का काम करते हैं। आपने देखा होगा बरसात के समय में, जुलाई अक्टूबर के समय में, जुलाई अगस्त के समय में, जून जुलाई के समय में जब बरसातें स्टार्ट होनी शुरू होती हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका रीज़न है कि वहाँ पर जलवाष्प अधिक होता है और उसके साथ साथ बादलों की मात्रा अधिक होती है। ये बादल क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये बादल क्या करते हैं आप जरा समझना। इन बादलों का अपना रोल है सर आपके जीवन में। देखिए महोदय, बादलों का रोल देखिए जरा, ठीक है। इन बादलों का रोल तो देखिए जरा, जीवन में आपको कुछ रोल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मैं इस एरिया को ले लेता हूँ और आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए सर, ये पृथ्वी है, स्पष्ट हुआ। अब पृथ्वी के यहाँ पर ये क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है, ये क्लाउड बन गए। होता क्या है, अब ये देखिए इधर सूर्य है सर, कि सूर्य नमस्कार होता है, ऐसे सन है, ठीक है। सन अपनी किरणें चारों तरफ फेंक रहा है, इससे ऊर्जा चारों तरफ विमुक्त हो रही है, चारों तरफ निकल रही है, ठीक है, चारों तरफ ऊर्जा निकल रही है। तो ये जो किरणें हैं ये यूं आती हैं, दृंग, इनकी जो लेंथ होती है वो दीर्घवृत्त आकृति की होती है। ये किरणें ऐसे आती हैं और ये दीर्घ अवस्था में आती हैं, दीर्घ प्रवृत्ति की इनकी लेंथ होती है, ऐसे ये किरणें आती हैं। 8 मिनट के आसपास ये पृथ्वी पर टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन महोदय, ये तापमान, ये किरणें जो आ रही हैं ये टोटल ओवरऑल नहीं आती हैं, वो सारे विषय में आगे बात करूँगा। लेकिन जैसे ही ये किरणें यहाँ पर आई, ये क्या है, इसकी आप लेंथ की बात कर लोगे तो दीर्घ अवस्था में है। कैसी है, दीर्घ अवस्था में। लेकिन जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। ये लघु अवस्था में जाती हैं। किस में जाती हैं, लघु अवस्था में क्या करती हैं, ये जाती हैं। और जब ये लघु अवस्था में जाती हैं तो मैं आपको बता दूं, ये आप बादलों में क्या हो जाती हैं, अटक जाती हैं। इनको बादल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको शक कर लेते हैं, इनको शौक लेते हैं। और जब बादल इनको शौक लेते हैं तो महोदय आप देखो कि पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही इसका कारण होता है और यही इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। धूलकण आप देखोगे आर्द्रताग्राही होते हैं। ये जलवाष्प के आधार का काम करते हैं और ये प्रकाश के प्रकरण में सहायक होते हैं और इसकी उपस्थिति में घना कोहरा कुहासा की उत्पत्ति भी होती है। क्या होती है, घना कोहरा और कुहासा की उत्पत्ति भी होती है। किसके, उसमें एरोसोल और धूल कण की स्थिति में। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सर। ओके, चलिए इनके साथ साथ आपको यहाँ पर ये एक चित्र शो किया गया है, ठीक है, जहाँ दिखाया गया है कि इस वायुमंडल में किसकी मात्रता अधिक है और किसकी मात्रता कम है। तो सबसे ज़्यादा मात्रता आप देखोगे किसकी है, नाइट्रोजन की है सर, 78%। उसके बाद में आती है सर आपकी ऑक्सीजन 21%। उसके बाद में आप देखोगे आती है सर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.04%। फिर अदर गैसेस आती हैं जो मोस्टली आप देखोगे आर्गन गैस, ठीक है, उसमें 96% आती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं कहूँ कि इनको क्रमबद्धता के आधार पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कैसा क्रम आप लगाओगे, तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। उससे कम कौन सी है सर, ऑक्सीजन। उससे कम कौन सी है सर, आर्गन। उससे कम कौन सी है सर, CO2। तो CO2 आप देखोगे चौथे नंबर की गैस है और ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ये पूछ लेता है महोदय, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है सर, एक आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर वाले एक डायग्राम शो करता हूँ जो आपको दिख रहा है। आप जरा इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और आपको यहाँ पर चीज़ें कई मिलेंगी। आपको दिख रहा है सर, ये पृथ्वी का क्षेत्र है,
एक ट्रिक आती है सर, ट्रिक को जरा समझना। आप देखते हो कि पृथ्वी के क्षोभमंडल से ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी होती है, कहीं बढ़ती है, कहीं कमी होती है तो कहीं बढ़ती है। एक ट्रिक है सर, आप देख रहे हैं दी, इसको बोलते हैं दी, दीदी लिखिए, दीदी, दीदी आई आई। जहाँ पर ये डी बन रहा है सर वहाँ पर होता है डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है माइनस, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। जहाँ पर लिख रहा है सर इंक्रीज, आई मतलब वहाँ पर प्लस होगा। बस आपका हो गया काम। अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा दीदी, बस दीदी आई आई। अब देखो क्या करना है इसमें, जो सर आपका क्षोभमंडल होता है, क्या होता है, जो आपका क्षोभमंडल होता है, क्षोभमंडल, ठीक है। एक तो क्षोभमंडल में ही मानव अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता है। क्या करता है, ये क्षोभमंडल का ही रीजन है जिसमें मानव अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता है सर। और कोई ऐसा रीज़न नहीं है जहाँ पर तुम अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हो। कुछ समय के लिए आप जाते हो, कहाँ पर जाते हो सर, कुछ समय के लिए आप जाते हो। जब आपका एरोप्लेन उड़ता है तो कुछ ही समय के लिए आप जाते हो किसमें, समताप मंडल में। उसके बाद तो आप कहाँ रहते हो, क्षोभमंडल में। अधिकतम समय मानव कहाँ बिता रहा है, यहीं पर रह रहा है, क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में क्योंकि आप देखोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बारिश यहीं पर हो रही है, बादल यहीं पर बन रहे हैं, मानव का जीवन यहीं पर व्यतीत हो रहा है, सारी चीज़ें जब यहीं पर हो रही हैं तो आप देखोगे टेम्परेचर भी यहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर यहीं बढ़ेगा तो यहाँ से जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज होगा सर, घटता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद आप देखोगे एक मंडल मिलता है आपको, समताप मंडल। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल मिलता है और इसी के क्षेत्र में आप देखोगे यहीं पर एक परत मिलती है, ओजोन परत, जिसको O3 कहते हैं, ओजोन लेयर है सर। ये अम्ब्रेला ऑफ अर्थ कहा जाता है इसको, पृथ्वी की छतरी कहा जाता है सर। क्यों कहा जाता है अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, परावैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो वेव होती है, उनको रोकने का काम कौन करते हैं, ये आपका ओजोन लेयर ही करती है। क्योंकि सूर्य से कई ऐसी किरणें निकलती हैं जिसमें ए, बी और सी। ए तो डायरेक्टली पहुंचती है लेकिन बी और सी, बी बहुत कम पहुंचती है और सी तो जाती नहीं है क्योंकि सी बहुत अल्ट्रा लेवल की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है समताप सीमा सर। जैसे ही आप मध्य मंडल में आओगे तो टेम्परेचर में आपकी कमी आ जाएगी। ये देख लो, यहाँ पर टेम्परेचर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो उसके बाद जब आप आते हैं मध्य मंडल में, मध्य मंडल में आप देखोगे जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। ये इंग्लिश में भी पता होना चाहिए और हिंदी में भी सर। मैं फिर से बता दूं, ये आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने ज़्यादा ओछ पोछ कर दिया, बस इससे ज़्यादा ओछ पोछ नहीं करेंगे। दीदी आई आपको पता होगा। तो जो टेम्परेचर है सर वो कहाँ बढ़ रहा है, आप देखोगे मध्य मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा और बहिर्मंडल में भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। आइए अब और बात कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक याद रखना है, दीदी आई, ठीक है, इजी हो जाता है इससे सर। अब एक एक करके मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बड़े विस्तार से चर्चा। देखिए सर, आपको यहाँ पर दिख रहा है सर एक ट्रोपोस्फीयर। मैं फोर्स करूँगा कि आपको ये इंग्लिश में आवश्यक पता हो। आवश्यक मतलब आवश्यक, मैंडेटरी है, आप इसको नकार नहीं सकते, ओके। क्योंकि यहाँ क्यों बोल रहा हूँ मैं सर ऐसा, मुझे कोई खुशी नहीं है कि आप हिंदी में याद मत करो, लेकिन मुझे एक ये भी गम है कि अगर आपने हिंदी में याद कर लिया और फिर इंग्लिश में नहीं किया तो महोदय आपसे फिर ऐसे ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से, मैं बताऊंगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और ये दे देगा आपको बंदे प्रत्यक्षीकरण और उसको देगा इंग्लिश में करके। वैसे ही पूछ लेगा आपसे कि क्षोभमंडल है कि ट्रोपोस्फीयर है। कई बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी देख लें और हिंदी में भी। ट्रोपोस्फीयर सर, ये पृथ्वी के पास का जो रीजन होता है, अगर हम देखें वायुमंडल की सबसे निचली परतों में, जिसकी औसत ऊंचाई आप कितनी है, 13 किलोमीटर है। कितनी है, 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर आप देखोगे इसकी ऊंचाई में क्या है, कमी आ जाती है, 8 किलोमीटर रहते हैं। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इक्वेटर के रीजन में देख रहे हो, जो इक्वेटर है, यहाँ से अगर आप इसकी हाइट को नाप रहे हो ऐसे ऊपर, ऐसे नाप रहे हो ऊपर, तो 13 किलोमीटर है, पहली बात। और यहाँ आप ध्रुवों से नाप रहे हो तो आपको 8 किलोमीटर है। इट्स क्लियर क्या नहीं, वैसे भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रति मीटर आप देखो किलोमीटर की ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान क्या होता है, घटता है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो तापमान कितना घट जाएगा, 6.5 डिग्री सी टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है।
जिसे सामान्य ताप दर के ह्रास के नाम से जाना जाता है। सारी की सारी जितनी भी मौसमी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कहाँ होती हैं सर? क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे यही कारण है कि वायु यातायात के लिए ये दशा उपयुक्त नहीं है। और यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर बनता है क्लाइमेट, यहाँ पर क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड बनते हैं तो किसी भी पायलट को अपना विमान उड़ाते समय दिक्कत हो सकती है कि सर अब हम क्लाउड में धंस रहे हैं, आप सुरक्षित बैठे रहिएगा, पार करेंगे। पता चल रहा है आगे से भी एक आ रहा है, वो भी यही भाषा का यूज कर रहा है कि आप सुरक्षित बैठे रहिएगा, और हम एक बादल में प्रवेश कर रहे हैं और क्लाउड से निकलेंगे। अब सर क्लाउड से आप भी निकल रहे हैं, वो भी उसी से, तो ठुक गए। तो इसीलिए आप देखोगे इसमें ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर यातायात के संसाधन नहीं चलते हैं। वायुमंडल के आप देखोगे लगभग 75% जो जितने भी तत्व हैं अपशिष्ट किए गए वायुमंडल में, सर्वाधिक सघनता का जो संस्तर होता है सर, वो भी कहाँ पर होता है? यहीं पर होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जहाँ विषुवत रेखा पर आप देखोगे तापमान -80 डिग्री होता है, वहीं ध्रुवों पर -45 डिग्री सी होता है। विषुवत रेखा से आप देखोगे विषुवत रेखा पर तापमान में कमी और ध्रुवों की तुलना में इसलिए अधिक होती है क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, और इसीलिए विषुवत रेखा पर आप देखोगे ज़्यादा उसका क्या है? टेम्परेचर माइनस में होता है। इट्स क्लियर या नो? बता दीजिएगा सर। मैं बहुत आराम से आपको करवा रहा हूँ, मुझे कोई इतनी बड़ी जल्दी नहीं है, बट आपका टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद आता है सर आपका स्ट्रेटोस्फीयर। मैं फिर से कहूँगा, इंग्लिश में ज़रूर होना चाहिए। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं और ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल को बोलते हैं। स्पष्ट हो गया? दो ही हैं बस, ये बाकी की चीज़ें क्लियर है। देखिए उसके बाद अगर आप देखें ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, अगर हम देखें इसको, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत होती है और मध्य मंडल के नीचे मेजोस्फीयर के नीचे होती है सर, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ले अर्थ के सरफेस से, तो लगभग इसकी ऊंचाई आप देखोगे 50 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर एक सीमा बनती है जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर को ट्रोपोस्फीयर से अलग करने का काम करती है, डिवाइड करने का काम करती है। उसके साथ साथ समताप मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। मैंने आपको याद रखना दीदी, DI दीदी आई, ठीक है, बस याद रखना। साथ ही साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होती है और इसीलिए निचली परत में मंद गति से और ऊपरी भाग में तीव्र गति से होती है। यही कारण है यहाँ ओजोन गैस की मौजूदगी देखने के लिए आपको मिलती है। इसका कारण यही है सर, चूँकि ओजोन जो एक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसमें खास तौर पर मैंने आपको बताया इसमें A, B और C। पृथ्वी की सतह पर A आती हैं डायरेक्टली, ये नहीं रुक सकती हैं और नहीं रुकती हैं, ये सीधी आती हैं नीचे। B का थोड़ी मात्रा आप देखोगे लगभग 25% ये B पहुँचती हैं, और C आप देखोगे ये पृथ्वी की सरफेस पर नहीं पहुँचती हैं। इनको खास तौर पर जो क्षोभ सीमा है, जो आप देखोगे, ठीक है, O3 है क्षोभ, ये ओजोन जो लेयर है ये इसको रोक लेती है, ठीक है। वियना कन्वेंशन आप देखोगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब क्या है? ये सब इन्हीं से तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो संबंधित है, जिनका प्रमाण आप देखोगे प्रभाव ओजोन पर पड़ता है, ठीक है। चलिए, यह मंडल आप देखोगे जलवायविक घटनाओं से मुक्त होता है। यहाँ पर आपको बादल वगैरह नहीं मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर आपको क्लाउड मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में, और इसीलिए ये एकदम क्लीन एरिया होता है, क्लीन एरिया होता है, जिसके चलते यहाँ पर वायु यातायात के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है, जिसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा, मतलब आप देखोगे स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इट्स क्लियर? समताप सीमा कहा जाता है। क्लियर या नो? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है सर आपका अगला, नेक्स्ट जो है इसमें वो क्या है? नेक्स्ट है मेसोस्फीयर, मतलब इसको कहते हैं मध्य मंडल, ठीक है। क्या कहते हैं सर? मध्य मंडल। इसके विस्तार की बात कर लें तो इसका विस्तार पृथ्वी के अर्थ से आप देखोगे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होता है सर। कहाँ पर? 80 किलोमीटर। यहाँ की ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है सर, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर दीदी है तो दीदी है। मेसोस्फीयर में सर तापमान में कमी हो जाती है। जो
80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घट के -100 डिग्री सी में चला जाता है। यहाँ का तापमान आप देखो रहे हो कितना हो गया, -100 डिग्री सी हो गया। आपको अगर मेसोस्फीयर में ले जा करके कहा जाए कि चलिए अपना हैंड बाहर निकालिए, तो आप क्या कल्पना करेंगे? मैं कल्पना करूंगा कि मेरे हाथ का जो ब्लड है वो जाना, सर्कुलेट करना बंद कर देगा और मेरा हाथ एक मृत अवस्था में चला जाएगा। मेरा हाथ ये ऐसे फोल्ड नहीं हो सकता, केवल अगर फिंगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी। इसलिए आपने गौर किया होगा, जो एस्ट्रोनॉइड होते हैं, जो जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो हमेशा अपने हाथों को ग्लव्स में, एक उनकी यूनिफॉर्म होती है जो टेम्परेट को कन्वर्ट करके रखती है, वो हमेशा ग्लव्स में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलते हैं सर। उससे अगर बाहर निकले तो समस्या उनके लिए हो जाएंगी। वो अपना ग्लव्स नहीं उतारेंगे, वो अपना ग्लव्स नहीं उतारेंगे। अगर उन्होंने उतार लिया तो उनकी बॉडी कहीं से भी जख्म हो सकता है, डैमेज हो सकती है, और जो कि उनके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वो हमेशा उसमें रहते हैं। जैसे ही स्पेस स्टेशन में एंट्री करते हैं तो वो अपने ड्रेस चेंज कर लेते हैं। इट्स क्लियर या नो? 100 डिग्री सी हो जाता है और इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। उसके बाद आता है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ तापमान में आप देखोगे इसको ट्रम्पोस्फीयर का ही एक भाग माना गया है, तापमंडल का एक भाग माना गया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। आप देखोगे इसका विस्तार लगभग 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में के आसपास इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो आयनन कहलाते हैं, और यही तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। आपको बता दें कि जितनी भी पृथ्वी पर होने वाली एक्टिविटीज़, गतिविधियां हैं, जो आप आज मेरी क्लास को इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको अगर इस डिजिटल इंडिया का लाभ उठा करके आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, तो महोदय ध्यान में रखना, ये जो चीज़ है ये कहाँ से हो रही है? ये आयनोस्फीयर से हो रही है। यहाँ रेडियो तरंगों का संसर्ग से वापस लौट आती हैं, जिसके चलते पृथ्वी पर रेडियो और टेलीविज़न का प्रचलन को सुगम बनाने का काम यही क्षेत्र करता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहे होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और इसी क्षेत्रों में हमारे जो स्पेस सैटेलाइट होती हैं वो भी इसी क्षेत्र में घूम रही होती हैं, आयनोस्फीयर पे घूम रही होती हैं, जिससे हमें आपसे कम्युनिकेशन करने में मदद मिलती है। इट्स क्लियर या नो? सर क्लासेस कई लेनी होती हैं, करंट अफेयर की 1, पॉलिटी की 2, हिस्ट्री की 3, हिंदी की 4, PYQ की 5, ज्योग्राफी की 6। मैं कई क्लासें लेता हूँ सर दिन में, कई क्लासें। मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि शायद आपके पढ़ने वाले छात्र का ना हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ ध्रुवीय प्रकाश आप देखोगे, यहाँ पर अरोरा भी बनता है। क्या बनता है सर? अरोरा। भारत में अगर अरोरा आपको देखना है तो मैं कहूँगा आप यूट्यूब गूगल पर डालिएगा अरोरा। अरोरा डालेंगे तो आपको ऐसे नीला हरा पीला सा प्रकाश दिखाई देगा। ये खास तौर पर जो ध्रुवीय मंडलीय क्षेत्र होते हैं, उत्तरी जो ध्रुवीय प्रकाश है, वहाँ पर आपको अरोरा मिलेगा। और बेरलाइसिस जो मिलता है आपको, बेरलाइसिस जो मिलता है वो दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, उसको आप देखोगे खास तौर पर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को क्या कहते हैं? उसको आप देखोगे अरोरा बेरलिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को आप अरोरा क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। फिर आता है एक्सोस्फीयर, मतलब आप देखोगे बहिर्मंडल, आप इससे बाहर चले गए। अब सर वहाँ चले गए, अब आपका कोई पता नहीं रहा आप कहाँ चले गए। मतलब ये हुआ इस बात का कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर क्षेत्र होता है, परंतु वायु अत्यंत विरल हो जाती है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद होता है। यहाँ पर आदमी, मनुष्य तो हालांकि 100 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ही उड़ना शुरू कर देता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर यह है क्योंकि वहीं पर कामरन रेखा है, और उसी कामरन लाइन से ऊपर आप जाओगे 100 किलोमीटर से तो आप उड़ जाओगे ऊपर। यही तो चीज़ें हैं। आज स्पेस एक्स जो काम कर रहा है वो टूरिज्म के लिए वही काम कर रहा है। बैठिए, आनंद लीजिए, आइए, पैसा मोटा खर्च कीजिए, वगैरह वगैरह।
लेकिन सर आपको बता दूं कि ये 400 किलोमीटर के ऊपर वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर फिर व्यक्ति फ्री हो जाता है। फ्री मतलब फ्री, आप हवा में लटक रहे हैं, बिल्कुल एकदम, आप चल नहीं सकते, आप तैर रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। वहाँ पर व्यक्ति तैरता है महोदय, उड़ता है हवा में, ऑटोमेटिकली उड़ता है। जितना आपका भार है वह भार आपका 1/6 हो जाएगा। मतलब अगर आप में 6 किलो वजन है तो वहाँ पर जाने में आपका 1 किलो वजन बचेगा। यह आपको ध्यान में रहना चाहिए। इट्स क्लियर या नो? चलिए उसके बाद आइए बात कर लेते हैं इनोसोलेशन। इंसोलेशन मतलब सूर्य ताप। तो ये था आपका वायुमंडल का एक क्षेत्र। इसी का एक दूसरा टॉपिक है सर, ये नेक्स्ट टॉपिक है, याद रख लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये नेक्स्ट टॉपिक है सर, क्योंकि ये एक प्रीलिम्स की ध्यान में रख कर के सीरीज चलाई जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चर्चा का विषय बना रहा हूँ। जो मेंस का विषय होगा तो मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से कवर करवाऊँगा और भी अच्छे से, ठीक है। फेशियली मैं और आपके साथ में और कम्युनिकेट हो सकूँगा, ठीक है। और मैं आपको लिख कर के चीज़ें नोट डाउन कराऊँगा। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं मेंस के लिए वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। चलिए अगले देखिए, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। मतलब सूर्यताप सर क्या है? सूर्यताप का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर स्थान पर पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो तरंगें होती हैं एक यूनिट के रूप में, उसको सूर्यताप कहते हैं। मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में आप देखोगे सौर विकिरण को प्राप्त करती है। पृथ्वी तल द्वारा कहीं ना कहीं इस सौर विकिरण के जितने भाग को ग्रहण किया जाता है उसे सूर्यताप कहते हैं। मतलब एक यूनिट के रूप में, अर्थात पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण का जो अंश प्राप्त किया जाता है उसे सूर्यताप कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर आपको चीज़ें दर्शाई गई हैं लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट वे में है। आइए आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपने दृष्टि की जो क्विक रिवीजन बुक आती है वो ली है या नहीं। आप महोदय उसको आवश्यक ले लें। अगर आप उसको ना भी पढ़ें आप उसके MCQ जरूर लगा लें, क्योंकि वहाँ पर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं सर, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। वहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो उसमें ज़्यादा हैं और टॉपिक वाइज हैं। और यदि आप इस क्लास के साथ साथ जो मैं करवा रहा हूँ सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने स्तर पर कर लेंगे, मात्र आप 10% कर लीजिएगा इस क्लास से इधर जा करके, इस अपने एजुकेशन चैनल से जा करके इधर आप 10% कर लीजिएगा मेहनत, मात्र रिकॉल रिवीजन, बस बाकी का चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, आप भूल जाइए और सारी चीज़ें आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इससे इधर नहीं आएगा सर, मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस किए हैं पेपर, इसलिए मैं प्रीलिम्स की आपसे कह रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। विश्वास रखिएगा। अगर आपके ये ध्यान रखना महोदय, अगर आपके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्टों में गड़बड़ है तो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए सूर्यताप आपको कितना है, 100 यूनिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैमरन लाइन है, ये आ रहा है, ये बादलों में कुछ रुक गया, कुछ अवशेष हो गया। मैं कुल मिला के अगर कहूँ तो पृथ्वी पर जो तापमान पहुँचता है टोटली ओवरऑल, अगर मैं कहूँ, अगर पूरे बजट की बात कर लें तो पृथ्वी पर टोटल आप देखोगे पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट होता है लगभग 51% पृथ्वी पर आ जाता है, और लगभग मतलब मैं कहूँगा 50-50 है, लगभग 50-50 आप कह सकते हैं कि इतना ही पृथ्वी पर आपको प्राप्त होता है, इतना ही वो रिफ्लेक्ट कर जाता है पहले। ऐसा नहीं है जो 50% या 51% जो आपका टेम्परेचर है, जो सूर्य का प्रकाश है जो रुक गया है वो रुक गया, अब नहीं जाने का, नहीं मोदे, वो भी वापस चला जाएगा, वो रुकने का नहीं है, वो भी वापस चला जाएगा। आप इसको रोक नहीं सकते, ये वापस जाना ही जाना है। जैसे व्यक्ति एक मरणशील प्राणी है तो यहाँ पर सबको मरना होगा, वैसे ही जो सूर्य का प्रकाश आता है जैसे ये आता है वैसे ये चला जाता है सर, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए उसके पश्चात अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लैग कर रहा था, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था, क्योंकि मैं वैसे भी आप देखोगे तो एप्टिकल्स यूज करता हूँ, गूगल्स यूज करता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। पृथ्वी तल पर सूर्य ताप के कहीं ना कहीं वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में शामिल है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य का आप देखोगे तिरछापन, चूंकि दिन की अवधि वायुमंडल की पारदर्शिता और धरातलीय विशेषता तथा जल व स्थान को प्रभावित कर देती है। विषुवत रेखा पर आप देखोगे सूर्य की किरणें लंबवत अवस्थिति के कारण अधिकतम तापमान यहाँ पर होता है।
आइए मैं एक आपको डायग्राम शो करता हूँ और उससे समझाता हूँ। देखिए सर, यहाँ पे आप समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं एक पेज रेडी कर लेता हूँ। देखो यहाँ, देखो मैं कहीं भी पेज रेडी कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर क्षमता है। और ये क्षमता मुझे दी है किसने? इसने। चल भाई चल जा। देखो सर कैसे पेज रेडी करते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक पेज रेडी कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह मुझे बनानी है। आइए देख लेते हैं। आप कहोगे सर आपने तो ये मिटा दिया, मैं कहूँगा नहीं बच्चा, मैंने मिटाया नहीं है, आपको जादू दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट बताना है, तो इसलिए थोड़ा जादू देखना आपको ज़रूरी है। देखिए सर, ये लीजिए आनंद आप डिजिटल का, और डिजिटल का आनंद कुछ ऐसे आप ले सकते हैं। चलिए सर देखिए सर, ध्यान रखना, ये क्या है सर, यहाँ पर है आपका सूर्य, ठीक है, ये है सूर्य, यह है सर आपकी पृथ्वी। इट्स क्लियर? सूर्य से प्रकाश आ रहा है, 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 और यहाँ पर है सर इक्वेटर। आ रहा है, आ रहा है। अन्यथा रुकिएगा एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे फिर से, अगर मैं पेज इसको थोड़ा भी मैंने कर दिया तो पेज मेरा ख़राब हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, मुझको पुनः ये दोबारा करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिएगा, रुकिएगा, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भूलेंगे नहीं। इसको भी मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए, नहीं तो आप कहोगे सर आपने ये क्या बना दिया। देखिए जादू दिखाएंगे हम आपको, जादू। जादू ये है कि सर यहाँ पर इसकी थिकनेस इतनी, हाँ देखिए, यह है सर आपका सूर्य, और यह है आपकी अर्थ, यह है इक्वेटर, और यहाँ से आ रही है पृथ्वी पर ऐसे सूर्य की किरणें। ये सूर्य की किरणें आ रही हैं। आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, देखना ज़रा, ये लाइन आपको ड्रॉ कर देगी पूरा कॉन्सेप्ट, और ये लाइन सबको ड्रॉ कर देगी। अब ज़रा मुझे एक बात बताना, ये है सर इक्वेटर, ये वाला है इक्वेटर का जोन, ये है इक्वेटर जोन। ये आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसमें कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आगे नहीं जा रहा है, रुक रहा है? आप अगर इस क्षेत्र को देखें, आप अगर अच्छे से ये वाला रीजन, आप ये वाला रीजन देखें, ये वाला, ये, और इन किरणों को देखें तो ये आगे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और इसको देखें तो ये ऐसे टच करके निकल जा रही है। तो मतलब ये हुआ कि जो किरण यहाँ पर पड़ेगी वो इधर फैल जाएगी, लेकिन महोदय और थोड़ी इधर फैल जाएगी, लेकिन यहाँ पर पड़ने वाली जो किरणें हैं इस क्षेत्र में, वो किधर नहीं जाने वाली हैं, वो हमेशा इस क्षेत्र में ही पड़ती रहेंगी, पड़ती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सर तापमान बढ़ने से वहाँ की गैसें हल्की हो जाती हैं, और हल्की बन के ऊपर उठती हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर इज द की ऑफ रेनफॉल, और इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे तापमान कम होगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ध्रुवों पर तापमान कम होता है लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है, इक्वेटर पर तापमान अधिक होता है तो प्रेशर कम होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए मैं बता रहा हूँ, हमेशा के लिए और हमेशा के लिए। आप कहोगे सर आपने जादू तो दिखाया नहीं, अब जादू क्या है उसको देख लीजिए। जादू ये है कि ये देखिए आप, जादू क्या है दिखा, इट्स क्लियर हुआ कि नहीं, यही जादू था। आपको कि जादू देखिए, जो मैंने आपको वाइट कलर करके दिखाया था अब वो क्या हो गया, वो पूर्णतः रूप से
वही पेज स्टार्ट हो गया। ये आप इस डिजिटल का आनंद ले सकते हैं, इस डिजिटल का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। यही इसका फ़ायदा है और कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं भी आप पेज रेडी कर सकते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। ध्रुवों की ओर सौर विकिरणें आप देखोगे तिरछेपन के कारण बढ़ने से सूर्यताप की मात्रा में घटती है, लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। सर कितनी झुकी हुई है बता सकता है कोई? कोई भी बता सकता है। आप देखोगे 23.5 डिग्री सी झुकी हुई है, ठीक है। उसकी घूर्णन और परिक्रमण गतियां उसके कारण विषुवत रेखा को आप देखोगे छोड़ करके शेष भागों में दिन की अवधि में भिन्नता दिखाई देती है। क्या आपको पता है कि सर जो एक होता है परिक्रमण, एक होता है घूर्णन, दोनों में अंतर है सर। परिक्रमा का मतलब क्या है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर एक पेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है मेरे पास में नीचे, देखिए। एक तो है परिक्रमण। परिक्रमण की बात कर लें, जैसे ये सूरज है, इसके चारों तरफ क्या है, पृथ्वी घूम रही है। इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो ये क्या है सर, परिक्रमण है। एक है महोदय परिभ्रमण। क्या है, परिभ्रमण मतलब स्वयं पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, स्वयं पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। लट्टू की तरह नाच रही है और फिर दूसरे का चक्कर लगा रही है, ऐसे पृथ्वी करती है, ठीक है। इसको ही कहते हैं घूर्णन और परिक्रमण। स्पष्ट हो गया। चलिए, इसके साथ साथ आप देखोगे एक होता है समर सोलेस्टिक मतलब ग्रीष्म आयत। आप देखोगे सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध में जहां सूर्य का ताप अधिकतम होता है वहीं दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम होता है। मतलब इस बात का ये हुआ, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आता है 21 जून से ये स्टार्ट होता है, तो उन क्षेत्रों में आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में क्या है, दिन की अवधि अधिक होती है और रातें छोटी हो जाती है। दक्षिणी ध्रुव में क्या है, 6 महीने के लिए दिन होते हैं, तो 6 महीने के लिए रातें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में होती हैं। जब ग्रीष्म आयतन आता है, समर आप देखोगे सोलेटिक आता है, तो उस समय आप देखोगे टेम्परेचर उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाता है, तो वहाँ पर ध्रुवों पर भी आप देखोगे दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की अवधि घट जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो फिनलैंड वाले क्षेत्र हैं, स्विट्जरलैंड वाले जो क्षेत्र हैं, अगर आप उनको देख लेंगे ना तो आप पाएंगे महोदय, जो ग्रीसलैंड का क्षेत्र है आप उसको देख लेंगे, ग्रीनलैंड को, तो वहाँ पर मात्र 1 घंटे के लिए सूर्य छुपता है, 1 घंटे के लिए, ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध होता है, शीत आयतन होता है ये दिसंबर के समय, तो उस समय नॉर्थ गोलार्ध में आप देखोगे क्या हो जाता है, रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है कि रातें छोटी हो जाती है और दिन लंबे हो जाते हैं। फिर आप देखोगे जो ग्रीनलैंड है उस क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर 6 महीने तक रात रहती है। फिर आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सूर्य दिखाई देगा, फिर आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, फिर आपको रात ही रहेगी, रात ही रहेगी, काली रात रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ सूर्य के मकर रेखा पर उपस्थित होने से उक्त कहीं न कहीं स्थितियाँ पलट जाती हैं, जिसे पुनः मध्याह्न में सुबह और शाम की अपेक्षाकृत अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। वायुमंडल में मौजूद धूलकणों, जलवाष्प, बादल आदि के द्वारा सूर्यताप का अवशोषण कर आप देखोगे परावर्तन के मतलब परावर्तन होने से प्रभावित सूर्यताप की मात्रा में कमी आ जाती है, ठीक है। इन सब के अलावा आर्द्रभूमि तथा नवीन क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र के सापेक्ष सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ सूर्यताप का बड़ा अंश बाष्पीकरण के ताप बाष्पोत्सर्जन में व्यय हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। स्थलखंड एवं जलीय निकाय में आप देखोगे ऊष्माकरण विभेदीकरण प्रकृति के कारण स्थलखंड में आप देखोगे सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। मतलब अगर आप जल और स्थल की बात कर ले तो सूर्यताप कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो सर आपको स्थल पर होगा, क्योंकि स्थल आप देखोगे जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जो आपका जल है, वो आपका जो ओशियन है, जो आपका वाटर है, वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। एक होता है विकिरण, एक होता है चालन, एक होता है संवहन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। विकिरण की प्रक्रिया में खास तौर पर आप देखोगे ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें विकिरण हो जाता है।
जबकि अगर चालन की बात कर लें तो पृथ्वी और सौर विकिरण सूर्यताप को प्राप्त करते हैं और जिससे भौतिक विकिरण के रूप में उत्सर्जन करती हैं। वहीं आप देखोगे वायुमंडलीय संवहन विधि के द्वारा ये गर्म होता रहता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आता है सर पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर। आइए इसको देख लेते हैं, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर का मतलब है कि सर वायुमंडल एवं पृष्ठभूमि के साथ आप देखोगे सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापी जाती है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहां तापमान में किसी पदार्थ या फिर स्थान में गर्म या ठंडा होने की डिग्री को मापता है। इसी को टेम्परेचर कहते हैं। तापमान को नियंत्रित करने वाले कुछ ऐसे कारक होते हैं जैसे अक्षांश। ये बिल्कुल डिसाइड करता है, अगर आप नॉर्थ अक्षांश पे होगे तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर अगर होगे तो तापमान कम होगा। सागर और तल में भी इस बात का अंतर होता है। आप अगर सागर के पास में होगे तो आपका तापमान कम होगा और जैसे अंदर की तरफ होगे तो तापमान अधिक होगा। ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, प्रेशर बढ़ता है। सागर से दूरी पर भी तापमान बढ़ता है। स्थल एवं जलीय आप देखो कि स्वभाव में भी तापमान का अंतर होता है। धरातल की प्रकृति के आधार पर होता है। आपका उबड़ खाबड़ है कैसा है, पेड़ पौधे हैं कैसा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ग्रीन वाला रीजन है तो वहाँ पर क्या है, तापमान कम होगा। अब वहाँ पर कंक्रीट का जोन है, वहाँ पर तमाम बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर रेतीला क्षेत्र है, डस्ट है बहुत ज़्यादा, कंक्रीट है तो टेम्परेचर हीट होगा। इट्स क्लियर या नो। उसके साथ साथ ढाल की प्रकृति के आधार पर अगर सूर्य के आप देखोगे मुख पे, अगर सूर्य के मुखी आप देखोगे, जो उसके सूर्य के मुखी अगर आपका ढाल है, ठीक है, तो उधर तापमान अधिक होगा और विमुख जो उसके विपरीत वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर छाया क्षेत्र होगा तो तापमान कम होगा। उसके साथ साथ आप देखोगे प्रचलित पवनें और समुद्र धाराएं, उच्च बच, मेघा छादन और वनस्पतियाँ इस चीज़ को प्रभावित करती रहती हैं। इन सब के साथ साथ तापमान में क्षैतिज वितरण से आशय है कि उसके अक्षांश वितरण से है, मतलब अक्षांश से। अब दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। जैसे यहाँ पर देखिएगा सर, अगर मैं ये जो बना रहा हूँ ये है अक्षांश, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं तो तापमान अलग होगा, यहाँ पर हैं तो तापमान अलग होगा, ठीक है। इक्वेटर पर तो तापमान अलग है और उसके साथ साथ आप ध्रुवों पर हैं तो तापमान अलग है। चूँकि आप देखोगे तापमान का क्षैतिज वितरण से आशय है कि उसके अक्षांश वितरण से है, जहाँ सामान्य रूप से निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, जो आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक। इसके साथ साथ किंतु अधिकतम तापमान की प्राप्ति विषुवत रेखा क्षेत्रों में है, ना होकर के कर्क और मकर रेखा के पास होती है। देखिए क्यों है ऐसा सर? अच्छा, क्यों कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर है, विषुवत रेखा पर नहीं है? क्योंकि अधिकतम तापमान की प्राप्ति विषुवत क्षेत्रों पर नहीं होती है। इसका रीज़न है कि सर यहाँ पर आप देखोगे किरणें पड़ रही हैं और जहाँ इक्वेटर है वो क्षेत्र है सर आपके ओशियन का, तो यहाँ से टैप पड़ने के पश्चात रिफ्लेक्ट करती हैं। और ये जो आपका इधर वाला क्षेत्र मिलेगा जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री आपको साउथ में, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये जो देखने के लिए मिलते हैं। इसका कारण है कि यहाँ विषुवत रेखा क्षेत्रों में आप देखोगे मेघाच्छादन के कारण धरातल को उच्च तापमान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है और जिसके चलते वाष्पीकरण हो जाता है, इवोपरेशन प्रक्रिया हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बादल ऊपर से एक लेयर बना लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर तापमान कम होता है, ठीक है। और जो इसके साइड वाला रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, वहाँ पर बादल नहीं होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत इक्वेटर के ज़्यादा होता है। इट्स क्लियर या नो? ठीक है। जबकि कर्क और मकर रेखा क्षेत्र साफ आकाश में उच्च तापमान को प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ उच्च तापमान क्षेत्र वितरण को समताप रेखाओं द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। समताप रेखा आप देखोगे समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को ही समताप रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को समताप रेखा कहा जाता है। इसको आप देखोगे इंसोथर्मल लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। फिर विषय उठता है कि तापीय व्युत्क्रमण मतलब थर्मल इन्वर्जन क्या है। जो आप देखोगे थर्मल इन्वर्जन, तापीय व्युत्क्रमण क्या है। अगर हम देखें जैसे सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जहां सामान्य ह्रास पर आप देखोगे पलट जाती है, जिसके चलते तापमान में व्युत्क्रमण होता है। धरातलीय प्रतिलोपन सामान्य रूप से मध्य तथा उच्च अक्षांश क्षेत्रों में जाड़े के रात्रि के समय आप देखोगे शीतकालीन
में क्या होती हैं, रातें लंबी होती हैं, स्वच्छ एवं बादल रहित होती हैं, आकाश साफ होता है और शांत वायुमंडल होता है। उसके साथ साथ शुष्क और वायु में आप देखोगे हिमाच्छादित रातें, और इसके कारण आदर्श दशाएं होती हैं जहाँ पर तापीय व्युत्क्रमण देखने के लिए मिलता है। आपको कभी कभी लगता होगा कि सर सर्दियों में रातें आकाश साफ होता है। बिल्कुल सर, आकाश बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल साफ होता है। ये तो जो फोग होता है, जो आप देखते हैं कोहरा, ये तो आपकी अर्थ के नीचे आ जाता है ना। जो बादल ऊपर हुआ करते हैं ये बादल होते हैं सर। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बादल होते हैं। ये बादल जो ऊपर थे वो बादल नीचे आ गए, क्योंकि सूर्य क्या हो गया, आप देखोगे दक्षिणायन हो गया। अगर उत्तरायण होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश ही नहीं मिल पा रहा है आपको। जब प्रकाश नहीं मिल पा रहा है तो ये सर नीचे आ जाएगा। ये स्थिति सेमुलर आपको ध्रुवों की पैदा हो जाती है। यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप देखोगे कोल एयर है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम कूल एयर है, वर्म एयर है, ये नीचे है, ठीक है। ऊपर का देखिए एकदम ठंडी है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ये कर रहा है, ठीक है। चलिए सर, क्योंकि इसको ऊपर जाने के लिए मौका मिल जाता है। आइए, इसके बाद आता है सर आपका नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देखिए अब जैसे ही आपका क्या होगा सर, इधर आप देखोगे कूल एयर है, लेकिन वर्म इन्वर्जन आप देखोगे लेयर बन गई और यहाँ पर कूल है, तो बीच में एक लेयर बन चुकी है सर आपकी हीट डोम की स्थिति। अब जैसे ही यहाँ से तो ठंडी है, लेकिन हवाएं उठेंगी, यहाँ पर हीट डोम है, तो ये इसको नीचे ही रिफ्लेक्ट कर देगा और देखिए यहाँ पर हीट डोम बन जाएगा, ठीक है। आइए, तापीय व्युत्क्रमण में आप देखोगे निमांकित प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जिसमें यह घने कोहरे को जन्म देता है, जिससे आप देखोगे दृश्यता कम हो जाती है, ठीक है। एवं परिवहन में एक तरीके से अवरोध उत्पन्न होता है। यह चाय, कहवा खेती के लिए लाभदायक होता है। यह मौसमी स्थिरता को जन्म देकर के वर्षण की संभावना को क्षीण करता है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इन सब के अलावा यहाँ पर आपको हिमकण, जिसमें एक तरीके से फ्रीजिंग रेन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, और यह पाले से फसल की रक्षा भी करते हैं। इट्स क्लियर या नो? क्लियर सर, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका, जिसको हम बोलते हैं वायु दाब व पवन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि इस क्लासेस को मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपसे चर्चा करूँगा, नहीं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में वायु दाब के प्रेशर, मतलब आप देखोगे जो विंड प्रेशर है और पवनों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, गुड ब्लेस यू।